यानी जो ऑलरेडी एफिडेविट सरकार ने दिया था कि पुरअमन सूरत हाल है, सिक्योरिटी का हवाला दिया गया था, मिलिटेंसी के वाकयात में कमी, ये सारी चीजें बताई गई थी। मगर आईन के मुताबिक जो चीजें हैं वुकला दलाइल पेश करेंगे, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी हुकूमत की जानिब से अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जानिब से तकरीबन दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 को लेकर समाअत जो है वो लगातार जारी है और आज भी शुरू होगी और गुलिस्तान न्यूज़ पर आप बराह रास्त उसके हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात भी देख सकते हैं। हम पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर चलते हैं और जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात में सबसे पहले सलामती के हवाले से बात करेंगे। और जहां कल सरहद पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया, वहीं पर जम्मू सूबे से ये खबर आ रही है कि मुश्तबा शाही पाने के बाद यहाँ पर किसी हद तक कल रात को कशीदगी भी देखने को मिली। जम्मू सूबे के अंदर धमाका खेज डिवाइस बरामद हुई है और नगरोटा के करीब पंजग्राई का इलाका है। यहाँ पर 2 साल पहले भी एक आईडी मिली थी। अब रात के वक्त जो मिली ये तो तस्दीक नहीं की गई ये आईडी थी, लेकिन धमाका खेज मवाद होने की शुरुआती दौर में जो इतलात मौसूल हुई 10:30 से 11 बजे के दरमियान, और उसके बाद तकरीबन 2 से 2.5 घंटों तक ट्रैफिक मुतासिर हुआ, ट्रैफिक को रोका गया एहतियाती तौर पर ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जहां पर बैक टू बैक ऑपरेशंस भी इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है लाइन ऑफ कंट्रोल पर बालाकोट सेक्टर में, जहां पर कल 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा फौज की जानिब से किया गया। लेकिन पंजग्राई जम्मू का इलाका, आधी रात को यहां पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। जरूरी सप्लाई वाली गाड़ियां भी कश्मीर जाती हैं, मुसाफिर बरदार कुछ गाड़ियां भी होती जो रात के वक्त में लोग सफर करते हैं जम्मू से, उसको भी एहतियाती तौर रोकना पड़ा था। और दूसरी बात यह है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे नगरोटा का वो एरिया है जहां पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एस मोड़ भी बहुत करीब आता है और बन टोल प्लाजा भी यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से देर रात कार्रवाई की गई। बीडीएस को भी, यानी जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था, खुसूसी दस्ता था, उसके साथ जो खुसूसी तरबियत वाले कुत्ते हैं जो स्क्वाड था, उसको भी तलब किया गया ताकि नुकसान से बचा जा सके। और पहले जरा पुलिस का वर्जन इस पर सुन लेते हैं और उसके बाद अनिल शर्मा के पास जम्मू चलेंगे। मिला कि एक सस्पिशियस कोई ऑब्जेक्ट है लाइंग कर रहा है राइड ऑफ किसी रोड की साइड पे नगरोटा सस्पिशियस ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। हमने से पार्टी में लगा दिया, सामने ही डॉग स्क्वाड को बुला लिया। स्क्वाड ने कहते हुए जो डॉग ने अपने रिकॉर्डिंगली हमने यहीं पे इनको डिस्ट्रॉय करा दिया कंट्रोल के द्वारा। कितने बजे से ये सस्पेक्टेड बैग मिला है? तकरीबन 10:45 के आसपास, 10:30 से 10:45 मिला। ढूंढ रहे थे उसके हैंडल में बोला कुछ है यहाँ पर, उन्होंने देखा तो उसने देखा तो कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से बात की जा रही थी। नगरोटा आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। अनिल, 2 अलग अलग खबरें आई। एक तो नगरोटा के मकाम पर बड़ा सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है, कई मरतबा एनकाउंटर्स भी हुए। 1-2 बार यहाँ पे ये भी कहा गया कि ट्रक में मौजूद मिलिटेंट्स पर उन्होंने भी अटैक करने की कोशिश की और टोल प्लाजा के आसपास हमने कई दिनों तक ऑपरेशंस चलते देखे। 2 साल पहले भी इस इलाके से आईडी मिली और रात देर गए कहा गया कि जब सस्पिशियस चीज थी तो शायद धमाका करने की मुमकिन है कि कोशिश हो सकती है। कंफर्मेशन अब जाकर सुबह क्या है, अभी का स्टेटस एक बताइएगा, और दूसरा नेशनल हाईवे थ्रू है। नेशनल हाईवे की बात करते हैं और इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो ठीक आप देखिए कि इससे पहले आपने भी बताया कि गत वर्ष जो एक बड़ा अंजाम देने का प्रयास किया गया था, चाहे वो बन टोल प्लाजा की बात करते हैं, वहां पर भी किस तरह से जो है एक बड़ी साजिश रची गई थी। मगर उसी बीच देर रात को इसी तरह से एक बड़ी फिराक जो है वो अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। मगर वहीं पर सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और उस चौकसी के चलते जो है एक बड़ी साजिश को जो है यूं कह सकते हैं कि बड़ी साजिश को विफल किया गया है इस आईईडी के माध्यम से। आपको याद होगा कि गत वर्ष भी इसी तरह से एक आईईडी जो है वो प्लान की गई थी, क्योंकि सुरक्षा बलों का काफिला वहां से गुजरता है और हैवी लोडेड ट्रकों की बात करते हैं वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं, कई बड़ा काफिले वहां से गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सर अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। मगर उसी बीच आपको देखिए कि गत 2 से 3 वर्षों के अंदर जो है
जम्मू संभाग के अंदर जो है ऐसी गतिविधियों को बढ़ाया गया है, और चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्र हो, रामगढ़ का सेक्टर हो। अब ये जो रात वाला इंसिडेंट है, ये पंचग्राही का, ये कंफर्म किया गया है कि आईईडी थी? देखिए, अभी तक जो है आईईडी जो है कहा जा रहा है कि आईईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का जो है वो अंजाम किया जा रहा था, मगर वहीं पर इस आईईडी को जो है वो नष्ट किया गया है और एक बड़ी साजिश को जो है विफल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। बीडीएस को मौके पर बुलाया गया था, टेक्निकल टीम्स थी, स्पेशल डॉग स्क्वाड मौके पर था, और दूसरी बात यह कि इस एतबार से भी नेशनल हाईवे को देखा जा रहा है, यात्रा भी साथ साथ चल रही है, लेकिन आज चूंकि यात्रा शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी का एक मामला है, बड़ा चीजों की हसासियत को समझते हुए कार्रवाइयां होती हैं। बहरहाल इस पर मजीद तफसीलात आएंगी तो नाजरीन के सामने रखेंगे। पुलिस की जानिब से इस पे अभी ये खुलकर बात सामने नहीं आई कि ये आईईडी थी या और कोई मुश्तबह शय थी। पुलिस इस मामले को तहकीकात कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरे मामलात पर बात करेंगे, जिस तरीके से आसिफ ने कहा कल ही दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया पुंछ के अंदर, और दूसरे मामलात में अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जम्मू सूबे के अंदर सबसे बड़ा मसला, अगर स्मार्ट मीटर के बाद, स्मार्ट मीटर के खिलाफ तो मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उसके बाद अगर बात करेंगे तो टोल प्लाजा जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, और जरूरी टोल प्लाजा पर कल से हमने एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जो है वो देखा है। पिछले 2 हफ्तों से युवा राजपूत सभा एहतजाज कर रही थी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कई वर्षों के बाद इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी है। सरोड टोल प्लाजा के अंदर वाला हिस्सा 1 किलोमीटर का और बाहर वाला, जहां पर युवा राजपूत सभा के जितने भी अराकीन जो रात को एहतजाज पर बैठे थे, धरना दिया जा रहा था नेशनल हाईवे के साइड बैठकर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी सांबा की कयादत में यह कार्रवाई देर रात हुई है। पुलिस ने अनाउंसमेंट सबसे पहले की इलाके को खाली कर दिया जाए, हालांकि सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा था, मामूल के मुताबिक गाड़ियां चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कल दोपहर आपको याद होगा हंगामा हुआ था, बीच में पथराव की भी खबरें आई, तोड़फोड़ हुई, और जम्मू से जो काफिला सांबा के लिए रवाना हुआ था वो तमाम अराकीन जो युवा राजपूत सभा के थे, इनने अल्टीमेटम सरकार को दे रखा था, जो जैसे ही डेडलाइन खत्म हुई तो इन्होंने मार्च की शक्ल में एक काफिला निकाला, एक रैली निकली जो कि सांबा आकर रुकी। काफी वक्त तक इंतजामिया के साथ हमने देखा कि बातचीत हुई, मशावरत होती रही, लेकिन जब बात नहीं बनी तो ये लोग यहीं पर बिस्तर डालकर धरने पर बैठ गए। युवा राजपूत सभा एहतजाज करती रही, 5 से 6 घंटों का प्रोटेस्ट चलता रहा। तकरीबन 10 बजे के बाद कोशिशें इंतजामिया की जानिब से शुरू हुई, और रात की तस्वीरें अब आपको बताते हैं। अरेस्ट करने वाली तस्वीरें दिखा दीजिएगा, जहां पर लोगों को हटाया गया। ये तो कल की तस्वीरें हैं, लेकिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब रात देर गए यहां से हटाया गया। ये रात देर गए की तस्वीरें हैं जब पुलिस हुकाम यहां पर अनाउंसमेंट कर रही थी और इलाके को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने फैसला लिया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, चारों तरफ पुलिस एहलकार तैनात थे, ट्रैफिक ना रुके, किसी को नुकसान ना हो। ये कोशिशें भी सारी अपनी जगह पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, लेकिन गिरफ्तारी युवा राजपूत सभा के मेंबर्स की और साथ साथ भारी फोर्स जो इस इलाके के अंदर तैनात की गई, जबरदस्त नारेबाजी के बीच गिरफ्तारियां हुई हैं और 144 दफा नाफिज कर दी गई है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सांबा से जुड़े हैं, तस्वीरें देखिएगा जरा। ये देखिए यहाँ पर अरेस्ट किया जा। चलिए ऋषि हमारे साथ इस वक्त है। ऋषि, अगर हम बात करेंगे इस टोल प्लाजा की, और कल सुबह से जिस तरीके से आपने भी यहाँ पर लाइव अपडेट्स हमारे नाजरीन तक पहुँचाए, इस वक्त की सूरत हाल क्या है? क्या जो कल एहतजाज सुबह यहाँ पर शुरू हुआ था, उसके बाद रात के दौरान इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई अमल में लाएगी, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल पूरा दिन यहाँ पर जो सरोड टोल प्लाजा पर हंगामा रहा। यहाँ युवा राजपूत सभा के सदस्यों की एक ही मांग थी कि यहाँ से टोल प्लाजा को हटाया जाए। उसी मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन उनकी तरफ से सुबह शुरू हुआ। दोपहर को हम देखें तो हालात इस तरह से तब्दील हुए कि उन्होंने जो है अपना एक डेरा वहां पर जमा लिया कि अब यहाँ से हम टोल हटा कर ही जाएंगे। एक बड़ी तादाद उनके समर्थन में उतरी थी जो यहाँ देर शाम तक बैठी रही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनके साथ में पॉलिटिकल नेता, जो विपक्षी पार्टी के नेता, वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हुए।
लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी लगातार बात हुई, लेकिन बात किसी भी सरंजाम नहीं पहुंची। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम टोल यहाँ से हटाकर जाएंगे। हालांकि डीसी सांबा जब यहाँ मौके पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि आप लोग रोड को खाली कर दीजिए, लेकिन युवा राजपूत सभा की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हमने रोड को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है और हम जो है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक रोड के साइड पर बैठ के। लेकिन कहीं ना कहीं काफी यहाँ पर माहौल धीरे धीरे जो वो खराब होना शुरू हो गया जब एक बड़ी तादाद जो पुलिस बल की वहां पर तैनात कर दी गई और ये क्यास लगाए जाने लगे कि शायद अब यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन माहौल पुलिस की तरफ से भी शांत रहा। हालांकि एक बड़ा अमला जो पुलिस के फोर्स का था वो वहां पर मौजूद रहा। इसी के साथ युवा राजपूत सभा की भी एक बड़ी तादाद जो वो मेंबर्स की वहां पर इकट्ठा हुई। वहां पर उन्होंने बिस्तर लगा दिए और उन्होंने कहा कि अगर हमें अब यहाँ रहना पड़ा तो हम रहेंगे, अगर 5 दिन 10 दिन 15 दिन जितना भी इनका ये सिस्टम रहेगा हम इस सिस्टम को यही बैठकर चलाएंगे। लेकिन रात होते होते यहाँ पर एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया प्रशासन की तरफ से कि इनको गिरफ्तार किया जाए और बारी पुलिस की तैनाती के बीच जो है वो इन तमाम युवा राजपूत सभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया, उनको वहां से लेकर जाया गया, तमाम एरिया खाली कराया गया। लेकिन उसके बाद ही पुलिस ने ये अनाउंस कर दिया धारा 144 को इम्पोज वहां पर किया जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ से आप अपने अपने तमाम लोग जो वो घरों को चले जाएं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से रात को काफी तमाम संस्थाओं ने इसको लेकर कंडेम किया है, अपनी रिजेंटमेंट शो की है कि बिना वजह जो है वो उनको अरेस्ट किया गया, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो वो कर रहे थे टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर, क्योंकि जो उम्मीद थी ये लगाई जा रही थी कि शायद कोई ऑर्डर जो वो आ जाएगा देर शाम तक या देर रात तक की टोल को हटाया गया। तो जिन लोगों को ऋषि गिरफ्तार किया गया है क्या अभी वो पुलिस कस्टडी में ही हैं और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, यहां से क्या इम्कानात लग रहे हैं आज दिन भर की सिचुएशन? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो इस समय के हालात वो ये है कि युवा राजपूत सभा के सदस्य इस समय पुलिस की कस्टडी में है। वहां पर उनके जो समर्थक है वो सुनने में आ रहा है कि 10 बजे के आसपास टोल प्लाजा पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, दोबारा से वहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी एक बड़ा पुलिस का अमला वहां पर तैनात है। 144 धारा को देखते हुए शायद ये टोल के आगे पीछे होकर जो वो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन आज दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि युवा राजपूत सभा के सदस्य जब गिरफ्तार हो रहे थे उन्होंने साफ तौर पर अपने समर्थकों को कहा कि 10 बजे सुबह दोबारा टोल पर पहुंचे और इसका जो है वो पुरजोर विरोध करे। अब देखना यह है कि अभी 10 बजे के आसपास का क्या कुछ और ताजा सूरत हाल हमें देखने को मिलता है। फिलहाल जो है वो स्थिति एक गंभीर होती नजर आ रही है इस टोल के विरोध में लगातार बात करें। बिल्कुल ऋषि, अगर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, इंतजामिया ने जिस तरीके से दफा 144 नाफिज किया है, आपकी बात इंतजामिया के अफसरान से हुई है कि अगर दोबारा से लोगों ने यहाँ पर जमा होने की कोशिश की तो किस तरीके के इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, एक तरफ हम एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर बात करें तो वो यही लगातार कह रहे थे तमाम युवा राजपूत सभा के सदस्यों को कि एलजी साहब ने जो एक बयान दिया है उस बयान पर आप लोग जो वो यकीन करें कि जो समय मांगा गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से बात की गई है कि इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाए। लेकिन युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने साफ तौर पर कहा कि हमने काफी समय दिया, 14 अगस्त को हमने पहली बार प्रदर्शन किया था इसको लेकर, लेकिन इतना टाइम गैप आपको दिया गया, आपने कोई संज्ञान नहीं लिया और अभी भी आप आश्वासन दे रहे हैं, तो हम आश्वासन नहीं अब अपना एक्शन करेंगे। तो अब एक तरफ युवा राजपूत सभा जो है वो अपने एक्शन में दिखी, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने जो है वो समझाने के बाद इस तरह का जो स्टेप उठाया है उसको लेकर कंडेम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जो वो कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो उसी को ध्यान में रखकर जो है ये स्टेप उठाया गया गिरफ्तारियों का। लेकिन जब यहाँ सुबह प्रोटेस्ट हुआ था तो तब मामूली यहाँ पर पत्थरबाजी की भी एक घटना सामने आई थी। यहाँ पर टोल के ऊपर जो तोड़फोड़ की गई है उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये स्टेप उठाया है कि कहीं और जो हालात है वो ना बिगड़े। प्रशासन एक चीज और भी बताइएगा ऋषि, जब कल प्रोटेस्ट शुरू हुआ इससे पहले हमने देखा सिविल सोसाइटी सांबा बार एसोसिएशन थी, जो इसके अलावा जो ताजिर थे, जो कारोबारी थे, वो तमाम लोग आए कि हम इनकी सपोर्ट में काम करेंगे। पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती रही, लेकिन जब प्रोटेस्ट कल शुरू हुआ, कल पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन समझाने की कोशिश कर रहे थे तो ज्यादातर चेहरे जो है वो युवा राजपूत सभा के ही नजर आए। और रात को जब गिरफ्तारियां भी हुई हैं तो इनमें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के या बाकी संगठनों के लोग बहुत कम नजर आए। तो क्या ये माने कि इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया देखते हुए बाकी लोगों ने थोड़ा सा पैर पीछे खींचा है जब युवा राजपूत सभा फोर फ्रंट पे थी इस काम में?
देखिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब ये युवा राजपूत सभा जब यहाँ सुबह पहुंची थी तो उसमें हम ये देख रहे थे कि सिर्फ युवा राजपूत सभा के साथ साथ जो तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है वो कुछ समय के लिए वहां पर मौजूद जरूर रहे। वो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए युवा राजपूत सभा के इस कॉज में हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रदर्शन 12 बजे के आसपास शुरू हुआ तो 2 से 3 बजे के बीच में जो है वो कुछ लोग वहां से चले गए। सिर्फ युवा राजपूत सभा के साथ जो उनके और तमाम दीगर लोग थे वो वहां पर मौजूद रहे। यानी धीरे धीरे जमावड़ा कम हुआ, लेकिन शाम होते होते जमावड़ा यहाँ पर और बढ़ना शुरू हुआ। उसमें हमने देखा कि पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल, फिर डीपीएपी पार्टी की नेता अनीता ठाकुर, रमन भल्ला, तमाम ये लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तारियों का समय आया उससे पहले ये तमाम नेता वहां से जा चुके थे। चंद जो है इनके समर्थक, जिसमें खासतौर पर हम युवाओं को लेकर बात करें, वो मौजूद रहे, लेकिन गिरफ्तारियों से पहले ये तमाम लोग चले गए थे। आप ये कह सकते हैं कि लोगों का ये भी कहना है कि उम्मीद थी कि शायद युवा जो भारी तादाद में यहाँ पर आएंगे, हमारे नेता यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो वहां नहीं आए। इसको लेकर भी लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था। लेकिन जाते जाते जो हैप्पी सिंह राजन है उन्होंने जो है ये एक चीज जरूर भाजपा को लेकर कही है कि भाजपा के नेताओं को अब सबक सिखाने का समय आ गया है, जो कि शाना बशाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो बात कर रहे थे कि हम आपके साथ है शाना बशाना, लेकिन जब जरूरत थी तो वो सामने नहीं आए, जिसको लेकर गुस्सा भाजपा को लेकर भी लगातार। ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये टोल प्लाजा की वो सूरत हाल जो कल सुबह से वहाँ पर शुरू हुई थी, तोड़फोड़ भी हुई, पथराव की खबरें भी आई थी, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से शाम देर गई कार्रवाई अमल में लाई गई। युवा राजपूत सभा के कई कारकुनान लीडरान को एहतियाती तौर हिरासत में भी लिया गया और जो तोड़फोड़ हुई है उस मामले को भी इंतज़ामिया जो है वो देख रही है। लेकिन इसके बीच इंतज़ामिया का ये मानना है कि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किए गए और यहाँ पर अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि दफ़ा 144 इंतज़ामिया की जानिब से नाफिज किया गया है। टोल प्लाजा के साथ साथ अब दूसरे मामला जम्मू कश्मीर के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं सरहद के उस पार एक खबर काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रही और उस खबर ने वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म को जेल तक भी पहुँचाया। यानी तोशाखाना की बात हम करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने अब तोशाखाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए, उस पर नज़र गुजर रखने के लिए कुछ इकदाम भी किए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है कि तोशाखाना के असासों की निगरानी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर या सहूलत फराहम करने के लिए पैनल तश्कील देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी और इसके तहत इकदाम उठाए गए हैं। यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में इससे पहले कई फैसले हुए। 13 अगस्त 2022 को भी इंतजामी काउंसिल ने एक फैसला किया था और अब एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्टर मेहमान नवाजी और प्रोटोकॉल, तोशाखाना ऑफिसर और डायरेक्टर आर्काइव्स, आसार कदीमा और अजायब घर जम्मू कश्मीर के दरमियान जो तोशाखाना के असासे हैं उसकी निगरानी, यानी जो एसेट्स हैं उनकी निगरानी हो सके और इसमें इनके कब्जे में सहूलत फराहम करने के लिए 2 मुख्तलिफ पैनल तश्कील देने का हुक्म दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने। जीएडी कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें मुबारक मंडी जम्मू और सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के असासों के लिए 5 रुकनी कमेटी डिप्टी कमिश्नर जम्मू को कन्वीनियर के तौर पर बनाया गया है इस कमेटी में, जबकि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके अलावा डायरेक्टर मेहमान नवाजी और प्रोटोकॉल, तोशाखाना ऑफिसर, डायरेक्टर आर्काइव, आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू कश्मीर और ट्रेजरी ऑफिसर सदर ट्रेजरी जम्मू जो कि इस कमेटी के मेंबर होंगे जम्मू सूबे के अंदर। इसी तरीके से वादी कश्मीर के अंदर सदर ट्रेजरी और सेंट्रल स्टोर, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल श्रीनगर के असासों के लिए भी कमेटी का डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को कन्वीनियर बनाया गया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर, डायरेक्टर मेहमान नवाजी और प्रोटोकॉल तोशाखाना ऑफिसर, इसके अलावा डायरेक्टर आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू कश्मीर और ट्रेजरी ऑफिसर सदर ट्रेजरी श्रीनगर जो कि इस कमेटी के मेंबर होंगे। यानी डिप्टी कमिश्नर्स दोनों कमेटियों के सरबराहान होंगे, 2 अलग अलग पैनल्स काम करेंगे। यूटी सरकार की जानिब से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से गुज़श्ता साल 30 अगस्त को तोशाखाना तंजीम को खत्म कर दिया गया था और इसके असासों को महकमा सकाफत जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उसको मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया था और तोशाखाना में जम्मू कश्मीर के जो साबिक
डोगरा हुक्मरानों की शाही तहाइफें, कीमती चीज़ें हैं, वो आज के वक्त में भी यूनियन टेरिटरी के अंदर मौजूद हैं। तो कैसे तकसीमकारी का अमल जिस पर अब तक बात चल रही थी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन तोशा खाना जो रॉयल गिफ्ट्स आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, डोगरा रूलर्स के वक्त की, उसके पहले की मुगल हुक्मरानों के वक्त की कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी अशिया कीमती हैं। 30 अगस्त पिछले साल सरकार की तरफ से तोशा खाना जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मुंतकिल कर दिया था, और जितने भी इसके एसेट्स थे वो कल्चर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के हवाले कर दिए थे। ये फैसला उस वक्त हुआ था। इंतजामी काउंसिल का इजलास भी हुआ था जिसमें इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ऐसे इकदाम उठाए जाएं, ये तोशा खाना के जो असासे हैं उनकी निगरानी कैसे करनी है, और जब हवालगी हो, जब स्पुर्दगी हो, तो सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम किन अफसरान को उठाने हैं। तो 5-5 मेंबर्स, 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। 10 में से 5 कश्मीर प्रोविंस को देखेंगे, 5 जम्मू के अंदर डिप्टी कमिश्नर, SSPs जो कि इस कमेटी में निगरानी के लिए जिम्मेदारान होंगे, जिनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। और ये पहला ऐसा मौका है यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतजामी काउंसिल की जो आखिरी मीटिंग हुई थी पिछले साल 2022 में, उस मीटिंग के बाद भारत सरकार के अहकामात के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस तरह की कोई कमेटी तश्कील दी है। ये ठीक उसी तरह का मामला है कि सरकार के पास आज के वक्त में भी तोशा खाना में जो रॉयल गिफ्ट्स हैं या जो एसेट्स हैं उनकी निगरानी कैसे हो सके। यही मामला जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर गया कि साबिक वज़ीर आज़म की हुकूमत खत्म हुई, उन्हें जेल तक जाना पड़ा, और आज भी इस पर सियासत जारी है। साबिक वज़ीर खारजा और साबिक वज़ीर टेक्नोलॉजी के जो पाकिस्तान के थे उनकी भी गिरफ्तारियां पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी मामला, लेकिन सरकारी खजाना या फिर सरकार के पास जो चीज़ें हैं, जिम्मेदारी सरकार की है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जाएं। 13 अगस्त 2022 को जो इंतजामी काउंसिल ने फैसला लिया था, एक और हुक्मनामा जारी करके उसको अमली जामा पहना दिया गया है। चलिए, बात हो रही थी तोशाखाना के हवाले से, और तोशाखाना के साथ साथ अब बात जहां जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे वहीं पर लेह लद्दाख की बात करेंगे। और लेह लद्दाख के अंदर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से जो आजकल बातें हो रही है और सियासी जमातों की जानिब से वहाँ पर सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी है। कल उमर अब्दुल्ला ने उस पर बात की। तो लद्दाख के अंदर सूरत हाल क्या है, क्या कोई सियासी इत्तेहाद इसको लेकर हो सकता है NC कांग्रेस के बीच में, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर करगिल जिले के अंदर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन LAHDC करगिल का इंतखाब जब हमने देखा कि नोटिफिकेशन सामने आना था, उससे पहले ही तमाम सियासी जमातें मुहिम को तेज कर रही थी, और इंतखाबी मुहिम यहाँ तक पहुंची थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हाथ मिलाने का ऐलान किया। 18 जुलाई को एक खबर सामने आई, यानी इत्तेहाद हुआ। अब जाकर आज के वक्त में पता चला है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इंतखाबात में 3-4 सीटों को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, एक बात। दूसरा, इन जमातों से जब इसके मुतालिक सवाल पूछा गया तो जवाब क्या देती हैं कि दोस्ताना मुकाबला है। अब दोस्ताना मुकाबले में सीट शेयरिंग नहीं हो सकी, इस बात पर फैसला नहीं हो सका, या शायद इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सकी कि दोनों पार्टियां किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। इसके अलावा आज के वक्त में आप देखेंगे जब दोनों पार्टियां साथ भी आई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी पार्टी में चुनाव निशान के हवाले से कुछ परेशानी आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन यहां तक जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल, LAHDC करगिल के लिए इंतखाबात लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों के लिए पार्टी के निशान हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। NC और कांग्रेस के दरमियान कबल अज़ वक्त इंतखाब के लिए जो इत्तेहाद था, इसमें भी 3 से 4 सीटों को छोड़कर ये पुख्ता नहीं है, यानी जो 26 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां से मेंबर्स चुन कर आना है, LAHDC करगिल में जो अलग अलग इलाकों की नुमाइंदगी करेंगे, उसमें दोनों पार्टियां अब जाकर इस बात तक पहुंची है कि इसे दोस्ताना कंपटीशन या मुकाबला करार दिया जा रहा है, एक बात। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जिला सदूर जो है उनकी तरफ से भी तस्दीक की गई है कि 20-22 सीटों के दरमियान कहीं भी लड़ेंगे, जबकि इत्तेहादियों के लिए 3 से 4 सीटें छोड़ दी गई। 3 रुकनी हिल काउंसिल, जो 30 रुकनी हिल काउंसिल है, 26 नशिस्तों के लिए इलेक्शन होंगे, जबकि वोटिंग के हुकूक के हामिल 4 काउंसिलर्स को पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद यूनियन टेरिटरी लद्दाख इंतजामिया ने नामजद किया है। बहरहाल आपको इंतखाबात की डेट पहले से हम बता चुके हैं,
नोटिफिकेशंस निकल चुके हैं। LASDC करगिल के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है 23 अगस्त और कागजात की जो जांच पड़ताल है, स्क्रूटनी होनी है, वो 24 तारीख यानी परसों तक हो जाएगी। अगर किसी को बाहर निकालना है तो वो कागजात भी साइड हो जाएंगे और इसके अलावा उम्मीदवार 26 अगस्त तक कागजात वापस ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक जमा करवा दिए हैं। आखिरी डेट कल है नॉमिनेशन फाइल की। उसके बाद जांच पड़ताल जो कागजात की होगी परसों तक कंप्लीट हो जाएगी। 26 अगस्त तक कागजात वापस उम्मीदवार ले सकते हैं और तमाम 26 सीटों के लिए पोलिंग 10 सितंबर को होनी है, जबकि वोट शुमारी जो वोटों की गिनती होनी है वो 14 सितंबर को की जाएगी और ये पता चलेगा कि कौन कामयाब और कौन शिकस्त खा रहा है LASDC करगिल के अंदर। मोहम्मद इसाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त करगिल से हैं, मुसलसल आपको अपडेट रखा है। मोहम्मद इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 18 जुलाई को एक खबर आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगी। बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए, बयानात हुए, काफी गर्मजोशी से एक दूसरे का इस्तकबाल किया गया और इन दिनों भी जब आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं, खारदुंगला तक वो पहुंच गए हैं, तो एक दो दिनों के बाद मुमकिन है कि करगिल के दौरे पर आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी खबरें हैं कि उनके जलसे को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी चीजें यकजा होते हुए हम देखेंगे, लेकिन क्या वजूहात हैं, कहां पर पेच फंसा इन 26-30 सीटों को लेकर, जिनमें से 4 रिजर्व हैं, कि सिर्फ 3 से 4 सीटों पर ही बात हो पाई है, बाकी कहीं पर प्री पोल अलायंस नजर नहीं आ रहा अनाउंसमेंट के बावजूद भी जुलाई में। जी, आपसे आपको बता दें, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस जो पहले आर्क राइवल्स था LASDC करगिल में, और अब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने ऐलान किया कि प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस होगा। और उस वक्त जब हमने सवाल की कि सीट शेयरिंग को लेके, तो उस वक्त उनका कहना था कि सीट शेयरिंग को लेके अलग से ये लोग डिसीजन ले लेंगे। तो अब जब सीट शेयरिंग की बारी आ रही है तो इसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि लगभग 3 से 4 सीट को छोड़ के बाकी जितने भी सीट्स हैं वहां पे अपने अपने कैंडिडेट यानी NC और कांग्रेस अपना अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जब मुख्तलिफ दोनों पार्टी से हमने सवाल की तो उनका कहना है कि जो प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस जो है, प्री पोल अलायंस में खासकर सीट शेयरिंग की बात करें तो इसमें उनका कहना है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतने के चांसेस हैं वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक कैंडिडेट होगा, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड नहीं है वहां पे दोनों फ्रेंडली इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि जिसका भी कैंडिडेट आए, चाहे कांग्रेस या NC, जिसका भी कैंडिडेट आए, आने वाले वक्त में हुकूमत दोनों को 2.5 साल के हिसाब से करना है। इस तरह के जवाब उनकी तरफ से देखने को मिला। लेकिन दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना सरगर्मियां काफी तेज करते हुए तीसरा जो फेज का लिस्ट जारी किया है। और तीसरे फेज के लिस्ट में बड़ी खबर यह है कि जो फॉर्मर चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल हाजी नियाज अली अब LASDC करगिल में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए करगिल में इस वक्त इस काउंसिल में लीड कर रहे हैं। तो फिलहाल पॉलिटिकल जो सरगर्मियां काफी तेज हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से अपने कैंपेनिंग के हवाले से कैंडिडेट्स को आगे खड़ा करने के लिए, कैंडिडेट्स को मैंडेट देने के लिए तैयारियां जरूर भी किया जा रहा है, कैंडिडेट्स को निकाला जा रहा है। बहरहाल अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंबल का एक अहम इशू आया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के में हाईकोर्ट में गया था जब उनको सिंबल अलॉट नहीं हुआ था, तो हाईकोर्ट की तरफ से उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में डिसीजन आया। और उसके फौरन बाद जब तो हाईकोर्ट में उस हाईकोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस डिवीजन बेंच पे चले गए और डिवीजन बेंच से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में डिसीजन आया है। अब इसके बाद अफवाह था कि अब जो सिंबल के डिसीजन को लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन उसके ऊपर कल रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कमर लियाकौम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिवीजन बेंच की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में डिसीजन आया है, लेकिन लद्दाख के अंदर जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से सिंबल से फिलहाल अडॉप्ट नहीं हुआ है। और उनका कहना है कि आज 33, क्योंकि आज जो है 22 तारीख है और आज तक अगर उनको इसके ऊपर यूनियन मिनिस्ट्री की जानिब से कोई भी डिसीजन या सिंबल के लोकेशन को लेके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं आया तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। जी अच्छा, इसका अब पोल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नजर आएगा, उतार चढ़ाव कोई रिजल्ट्स में? इस पर जनाब जो रिजल्ट्स आने हैं 14 तारीख को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जब एक साथ नहीं आए तो क्या कोई तीसरा ग्रुप भी इस चीज का फायदा उठाएगा या फिर
जब विद इन पार्टीज कॉन्टेस्ट होगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, तो कोई वोटिंग परसेंटेज पर या फिर रिजल्ट्स में हम उतार चढ़ाव देखेंगे, कोई फर्क नजर आएगा जो प्री पोल अलायंस नजर ही नहीं आया कहीं पर? जी, प्री पोल अलायंस में इनडायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों पेश है। उनका कहना है कि जैसे भी जहां से एनसी का भी कैंडिडेट आए या कांग्रेस का कैंडिडेट आए, हमारे लिए जो है एक कैंडिडेट है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन जो पोस्ट पोल अलायंस में जो गवर्नमेंट है दोनों को 2.5 साल के हिसाब से फॉर्म करना है। इन दोनों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आना चाहिए। एनसी आए चलेगा, कांग्रेस आए चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी के कोलिशन को लेकर जब सवाल करते तो इसका बयान सामने आता है। चलिए इसक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के इक़दामात को लेकर बात होगी, जम्मू कश्मीर के दूसरे मामला तामीर तरक्की के हवाले से भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।